क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बोलिए। चलिए ठीक है, देखिए हम लोग को पढ़ना था, बचा हुआ था एलसी ऑसिलेशन और ट्रांसफार्मर, जो क्या समाप्त हो जाएगा। देखिए एल सी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन ये क्या होता है? तो एलसी ऑसिलेशन में सबसे पहले एक पिक्चर बनाते हैं, एक कैपेसिटर बनाते हैं, ये कैपेसिटर है सी है, और एक यहां स्विच डालते हैं, इस स्विच से एक इंडक्टर लगा देते हैं। ये इंडक्टेंस, इंडक्टर एल है, इंडक्टेंस है ना, और ये कैपेसिटेंस का सी है। इस पर क्यू नॉट इनिशियली चार्ज प्रेजेंट है, यानी क्यू नॉट जो है चार्ज प्रेजेंट ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर है, चार्ज प्रेजेंट ऑन कैपेसिटर, चार्ज प्रेजेंट ऑन कैपेसिटर, हम उसकी बात कर रहे हैं कि चार्ज कैपेसिटर पर कितना प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए, तो इनिशियल में एनर्जी कितना प्रेजेंट है? इनिशियली या टोटल एनर्जी प्रेजेंट इनिशियली, तो इस पर तो एनर्जी होगा नहीं क्योंकि इसमें चार्ज है नहीं, इस पर चार्ज है सिर्फ, और यहाँ के जो है आपका स्विच है, क्या है? स्विच है। सी क्या है? कैपेसिटेंस है ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, और एल जो है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर है। देख लीजिए, टोटल एनर्जी प्रेजेंट इनिशियली, टोटल एनर्जी प्रेजेंट, प्रेजेंट इनिशियली, इनिशियली टोटल एनर्जी प्रेजेंट इनिशियली इन एलसी सर्किट, एलसी सर्किट जो है यू सिर्फ कैपेसिटर पर एनर्जी स्टोर है, इसलिए क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी होता है, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी कर दिया है, पर देख लिए केवल इस पर एनर्जी है। अब इसमें लिखते हैं व्हेन स्विच क्लोज, व्हेन स्विच क्लोज्ड then current set up in the circuit। आप सिंपली समझ सकते हैं, है ना, सर्किट, सेटअप इन द सर्किट, यानी कि बात समझने हम क्या कह रहे हैं उसको समझिए ध्यान से। व्हेन स्विच क्लोज देन करंट सेटअप इन द सर्किट, जब स्विच को क्लोज करेंगे तो इस सर्किट में करंट सेटअप होगा, लेकिन जो करंट सेटअप होगा वो आई जो होगा वह डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? तो डिक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि चार्ज का अमाउंट यहाँ फिक्स्ड है, तो यहाँ करंट जो है आपका घटना, शुरुआत में करंट ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे इस पर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज घटेगा करंट डिक्रीज करने लगेगा। ये बात गौर करने वाली है, यानी याद रखने वाली है ना। यानी कि करंट क्यों घट रहा है? क्योंकि इनिशियल में चार्ज इस पर है, ये सेल नहीं है, बैटरी नहीं, कैपेसिटर है, ये क्या है? कैपेसिटर है, और कैपेसिटर पर चार्ज अमाउंट फिक्स्ड है, जैसे जैसे ये करंट फ्लो करेगा चार्ज का अमाउंट यहाँ से घटने लगेगा,
यानी करंट डिक्रीजिंग स्टेट में रहेगा। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इंडक्टर के थ्रू करंट डिक्रीज कर रहा है तब यह सेल का बिहेवियर करता है। और इसके क्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला बताइए क्या होगा जल्दी से। और अगर करंट घट रहा है तो लेंज लॉ के अनुसार, लेंज लॉ के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर बैटरी ये सेल बिहेवियर करेगा। तो घट रहा है तो ये घटने नहीं देगा, यानी कि ये सेल जब बनेगा तो ये घट रहा है तो उसको घटने नहीं देगा, किसको, करंट को। तो सेल अपना ये ऐसा डेवलप करेगा, देख लीजिए ध्यान से, घट रहा है तो घटने नहीं देगा, यानी करंट ये इसी की तरफ देगा। और यहां पर वोल्टेज का फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी, माइनस साइन के साथ, लेकिन मॉड लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं वो समझ लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन पहले दे चुके हैं तो माइनस साइन यूज करते समय, फॉर्मूला डेरिवेशन करते समय इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद वोल्टेज का फॉर्मूला पता होगा, Q बाई सी, Q बराबर सी भी से। तो अब बाई केवीएल लिखेंगे, बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आप जहां से चलना चाहते हैं चलिए, अगर इधर से चलना चाहते हैं तो चलिए इधर से। अगर यहां से चलेंगे तो पहले आपको निगेटिव प्लेट मिला, फिर पॉजिटिव, यानी प्लस साइन लेंगे और एल डी आई बाई डी टी लिखाएगा। फिर यहाँ पहले नेगेटिव प्लेट है तब पॉजिटिव प्लेट है, इसलिए प्लस साइन होगा। और Q बराबर सी भी, तब V बराबर Q बाई सी इक्वल टू 0। केवीएल में तो ये टोटल वोल्टेज का सम 0 होता है। इसको उठा के उधर ले जाइए तो माइनस Q बाई सी हो जाएगा। और हमको डी आई बाई डी टी अगर सिर्फ इधर लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इस L को नीचे लेके चले जाएंगे। देख लीजिए ध्यान से, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से, आई इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एल सी, और Q होगा, क्या होगा, Q होगा। देखिए यह इक्वेशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी 11th क्लास के एसएचएम के जैसा है। आप गौर से देखिए, हम लोग वहां हिंट में यहाँ बता रहे हैं, यहाँ हिंट है, समझ लीजिएगा अगर नहीं पढ़े 11th क्लास तो। देखिए पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है, जैसे यहाँ पेंडुलम एक बना दिए हैं, ऑसिलेट करता है इस तरह से, तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। या कोई ब्लॉक यहां से जब ऑसिलेट करता स्प्रिंग के अनुसार, और ये ब्लॉक जब छोड़ दिए खींच करके तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, एक्स बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन आता था, ए बराबर होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता था, और एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते थे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ये कंडीशन होता है एसएचएम का, ये है कंडीशन ऑफ एसएचएम है, कंडीशन ऑफ एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये कंडीशन होता है। क्या होता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन है। आप समझ सकते हैं बात को, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या है, कंडीशन है। और यह भी उसी के जैसा लग रहा है, चार्ज एक्स के बदले है। देख लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के लिखेंगे, इट्स शो एसएचएम, और जब एसएचएम शो करेगा तो इसके जैसा एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा अपने मन से, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू, इक्वेशन सेकेंड। ये अपने मन से लिखना पड़ेगा इतना, देख लीजिए ध्यान से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ तक में बोलिए, क्योंकि फिर आगे बढ़ेंगे। और जरा गौर कीजिएगा, जब आगे बढ़ेंगे तो बात समझने की कोशिश कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, तो Q के बदले Q है, माइनस के बदले माइनस है, इसके बदले तो ओमेगा स्क्वायर के बदले क्या आ गया, 1 बाई एल सी, और
तब तो ये हुआ ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 1/LC या 1/√LC, जो लिखिए L और C, L और C। इसी को अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म लिखते हैं तो लिखते हैं 1/2π। क्या लिखते हैं? 1/2π। इसी को अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म लिखते हैं तो ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर ये फ्रीक्वेंसी के टर्म फिर से लिखते हैं तो क्या लिखेगा? 1/2π और रूट अंडर 1/LC। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मूला कब यूज होगा भाई? जब यूनिट रेडियन पर सेकंड में दिया रहे, रेड पर सेकंड में दिया रहे तब। और ये फार्मूला कब यूज कीजिएगा? जब हर्ज में फ्रीक्वेंसी दिया रहे तब। दोनों एक ही फार्मूला है। और यह फार्मूला लगता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के बराबर आ गया। फार्मूला सेम आ गया है, देख लीजिए गौर से। यानी कहने का मतलब आप जानते क्या होगा? ये चार्ज इस सर्किट में ऑसिलेट करेगा, ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा और सारा चार्ज इस पर आ जाएगा। ये बैटरी जैसे ही ऐसा बना हुआ रहेगा और ये फुल्ली डिस्चार्ज होएगा तो इस सेल का काम करेगा। अब इसको ये चार्ज करेगा उल्टा, धीरे धीरे ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा और ये नेगेटिव प्लेट, फिर ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब ये इधर से करंट देना शुरुआत करेगा और ये फिनोमेना रिपीट होते रहेगा इनफिनाइट टाइम तक, क्योंकि चार्ज ऑसिलेट करेगा, इस सिस्टम में ऑसिलेशन शो करेगा। इसी को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ पूछना है तो बतलाइए। देख लीजिए, बात समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो जरूर बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। और इन सभी बातों को हर हाल में याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। एग्जाम में तो आएगा ही, हर हाल में आएगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए इस SHM की बात करते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फिलहाल हमारे पास एक इक्वेशन आया था, उस इक्वेशन से चलते हैं। d²q/dt² इक्वल टू आया था -q/LC। देखिए इसका एक्चुअल सॉल्यूशन आप लोग के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, एक्चुअल सिलेबस तो एनसीईआरटी लिखता है या हर एक बुक में दिया रहता है इट्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इट्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होता है Q बराबर होता है Q0 cos ω t। मतलब इसको सोल्व करते हुए इंटीग्रेट करने के बाद लाते हैं तो ये इक्वेशन आता है। और ये चार्ज जो ऑसिलेट कर रहा है उसका इक्वेशन आ गया आपका, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब करंट इन एलसी सर्किट निकालने चलते हैं। करंट इन एलसी सर्किट, एलसी क्या होगा, उस करंट की बात करते हैं। करंट इन एलसी सर्किट क्या होगा? आप खुद जानते हैं कि I बराबर dQ/dt होता है, अच्छे से आप जानते हैं। और चार्ज के बदले क्या है वो देख लीजिए, Q0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d cos ω/t हो जाएगा। आपको cos का डिफरेंशिएशन पता है कि क्या होगा? देख लीजिए, आपको cos का डिफरेंशिएशन पता है कि क्या होगा, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा।
और कॉस का माइनस साइन होता है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए इसी तरह से। तो करंट का ये इक्वेशन आ गया, यानी इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। हम निकालना चाहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट टाइम टी, एट टाइम टी, एट टाइम टी। तो आप यू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। और तब तो यूसी बराबर आप लिख सकते हैं, क्यू के बदले फॉर्मूला है, इसको पुट कर दीजिए तो आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। देख लिए ध्यान से। और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया ये। अब इसी तरह से निकालते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर की बात करते हैं यूएल। तो यहां होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो यूएल बराबर लिखेगा हाफ और एल और करंट का इक्वेशन, हाफ एल आई स्क्वायर में करंट का इक्वेशन आएगा। तो करंट का इक्वेशन क्या होगा भाई, यहां दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये प्लस साइन हो जाएगा, लेकिन लिखाएगा ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अभी अभी पढ़े थे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC पढ़े थे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC पढ़े थे। तो इसका मतलब वैल्यू पुट कीजिए यूएल बराबर, तो आ जाएगा यहां से हाफ एल क्यू नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लेकिन ओमेगा स्क्वायर के बदले आपको एलसी नीचे लिखना पड़ेगा, तो एल एल कट जाएगा। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। इक्वेशन नंबर ये आपका फोर्थ हुआ। यानी कि देख लीजिए एनर्जी स्टोर, तक टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एट एनी टाइम टी निकालना चाहते हैं। टोटल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन एलसी सर्किट, एलसी सर्किट एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, किसी भी समय पर निकालना चाहते हैं तो होगा यूसी प्लस यूएल होगा, दोनों का जोड़ होगा टोटल एनर्जी। तो लिखेंगे यूसी, तो यूसी का जो वैल्यू आया था देखिए क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c दोनों में, इसमें कॉस स्क्वायर है और इसमें क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c दोनों में, तो कॉमन ले लेते हैं क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। अब बच गया आपका कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आप प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्या बच गया देख लीजिए, दोनों को मिला लीजिए। अब दोनों का इक्वेशन तो 1 होता है, टोटल एनर्जी जो होगा इंडक्टर का क्यू नॉट स्क्वायर 2c ऑलवेज सेम है। और याद कीजिए अभी अभी हम लोग इसको पढ़े थे कि इनिशियल एनर्जी जो होगा इस पर क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c था। अब बताइए तो एनर्जी स्टोर्ड हुआ इस सिस्टम में कि नहीं, और एसएचएम में भी एनर्जी ऑलवेज कंजर्व होता है, यहाँ भी एनर्जी कंजर्व है। आप समझ सकते हैं बात को, यहाँ भी एनर्जी कंजर्व है क्योंकि किसी भी समय टोटल एनर्जी इतना है और इनिशियल में भी एनर्जी इतना ही था, तो एनर्जी टोटल क्या है, कंजर्व है। अब यहाँ से प्रूफ हो गया है, पहले तो बोर्ड में ये सब प्रूफ आता था, लेकिन इस बार आप लोग का बोर्ड तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो देखिए क्या होगा, है ना, फार्मूला तो जरूर आएगा। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का ये फार्मूला हुआ, देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको और समझने के लिए आपको एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन 11th क्लास का पूरा रिवीजन होगा, तभी यहाँ पर इसका पूरी बातें आपको समझ में आएगी अच्छे तरह से। नहीं तो फिलहाल अभी फार्मूला लर्न कर लीजिए कि करंट का इक्वेशन कैसे निकलता है। यहाँ चार्ज एनर्जी सब ऑसिलेट करता है,
इसका मैं एक फिगर बनाऊंगा अभी, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए ये कैसे अपना एनर्जी वैरी करता है उसको हम जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें फिर से आपको एक फिगर बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इस तरह से ये कैपेसिटर है, और शुरुआत में जो फिगर बनाए थे उसी फिगर को फिर से दोहरा रहे हैं। एक यहाँ इंडक्टर है और यहाँ से इस तरह से जुड़ा हुआ है, इसका इंडक्टेंस L है, इसका कैपेसिटेंस C है, इस पर इनिशियल चार्ज Q नॉट है। जैसे ही और Q नॉट चार्ज है यानी इनिशियल चार्ज, तो अभी स्विच ओपन है तो टोटल एनर्जी तो इसी पर स्टोर्ड था, U इनिशियल जो है Q नॉट स्क्वायर बाई 2C था। और देखिए जैसे ही स्विच क्लोज कीजिएगा तो इसमें करंट जो है समय के साथ साथ डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्योंकि चार्ज का अमाउंट कांस्टेंट है और वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। पहले से शुरुआत में चार्ज कांस्टेंट दिया था कि क्यू नॉट है, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होगा क्योंकि वो फ्लो कर रहा है। और जब ये फ्लो करेगा करंट घटने लगेगा, तो यहाँ पर जो सेल होगा वो ऐसा सेल करेगा बिहेवियर, और ये सोचेगा कि उसे करंट को घटने नहीं दें अकॉर्डिंग टू लेनी लॉ। और तब क्या होगा, कुछ देर के बाद इसका टोटल चार्ज डिक्रीज करते हुए इस पर पहुंच जाएगा, क्योंकि एनर्जी स्टोर कर रहा था। जब जब इंडक्टर के क्रॉस करंट डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा तो एनर्जी स्टोर करने लगता है, और उस एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर होता है। और इसमें एनर्जी स्टोर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होता है। इसमें एनर्जी जब चार्ज डिक्रीज इंक्रीज करता है तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वो कैपेसिटर में एनर्जी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है। कुछ समय के बाद इसका टोटल एनर्जी इस पर आ जाएगा, लेकिन ये फुल्ली चार्ज होकर एक सेल बना हुआ रहेगा। उस कंडीशन में जैसे इस पर से चार्ज खत्म होगा, ये इसको फिर से उल्टा चार्ज करने लगेगा। और आपको पता है कि कैपेसिटर को अगर पॉजिटिव प्लेट से दीजिएगा तो धीरे धीरे पॉजिटिव बनने लगेगा और ये नेगेटिव बनने लगेगा। आफ्टर सर्टेन टाइम ये फुल्ली डिस्चार्ज होकर के इसको चार्ज करेगा, लेकिन उस समय ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लेकिन ये रुकने वाला नहीं है, फिर से चूंकि सर्किट क्लोज है, अब इधर से ये करंट देने लगेगा और तब इसका सेल का बैटरी उलट जाएगा और फिर से एनर्जी स्टोर करने लगेगा। आफ्टर सम टाइम इसका चार्ज खत्म होकर के इस पर आ जाएगा टोटल। फिर ये फिर इसको चार्ज करने लगेगा इसी कंडीशन में, और जैसा पहले से कंडीशन में ये चार्ज है वैसा इसको चार्ज कर देगा। बात समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू लाइक आप यहाँ पर से मिला सकते हैं। मैं दो फिगर बना दे रहा हूं। एक एसएचएम में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, ऐसे ये ऐसे एसोसिएट करता है। इसका दूसरा फिगर भी स्प्रिंग वाला भी बना देते हैं। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ x बराबर 0 है, यहाँ x बराबर 0 है। यहाँ पर अभी करंट नहीं है, करंट नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा ही पेंडुलम को यहाँ पर लाके खींच करके छोड़ देते हैं, यानी पेंडुलम को यहाँ पर ले आए और छोड़ देंगे, तो अभी टोटल एनर्जी जो है स्टोर्ड है पोटेंशियल के रूप में। किसमें है? पोटेंशियल के रूप में। छोड़िएगा तो धीरे धीरे काइनेटिक हो जाएगा, और यहाँ पर काइनेटिक 0 होगा और यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। याद कीजिए, यहाँ पर जब खींच के छोड़िएगा इसको तो यहाँ पर काइनेटिक 0 रहेगा और यहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा।
उसी तरह से इसको चार्ज करके अभी छोड़ दिए हैं, तभी इसके पास जो एनर्जी है, दिमाग थोड़ा बोर्ड पर रहना चाहिए, तभी समझ में आएगा। सुनिएगा बात को, अभी इसको चार्ज करके छोड़ दिए हैं, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल के रूप में स्टोर्ड है। जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे, यानी यहां से आप रिलीज कर दिए हैं, धीरे धीरे टोटल एनर्जी यहां पर आ जाएगा काइनेटिक में। उसी तरह से इसका टोटल एनर्जी खत्म हो जाएगा, यहाँ एक सर्टेन टाइम के बाद टोटल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा वो काइनेटिक के टर्म में कहलाता है, लेकिन फिर ये पेंडुलम उल्टा की ओर चढ़ता है और सारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है इधर और काइनेटिक खत्म हो जाता है। उसी तरह से फिर ये डिस्चार्ज होकर इसको चार्ज करेगा, यहाँ प्लस 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 यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, टोटल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, फिर से पोटेंशियल में काइनेटिक जीरो। लेकिन पेंडुलम रुकता थोड़ी है, फिर से बैक मारता है, फिर से ये बैक मारेगा। आफ्टर सर्टेन टाइम टोटल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा जो काइनेटिक के टर्म में होगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यानी पेंडुलम यहाँ गया, फिर से ऊपर आगे बढ़ेगा, फिर से इसको चार्ज करेगा इस पोजीशन में, इधर प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस माइनस, फिर से काइनेटिक जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल में आ जाएगा, फिर से कंटिन्यू करेगा इस तरह से एसएचएम ऑसिलेट करते रहेगा। तो यहाँ पर एसएचएम का जो इक्वेशन आता था, याद कीजिए, यहाँ पर एसएचएम का इक्वेशन आता था एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर अभी अभी फॉर्मूला डेराइव किए हैं, Q बराबर Q नॉट कॉस ओमेगा टी। अब आप बात समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। हम दोनों में सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं। Q नॉट जो है एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज है, यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम यानी डिस्प्लेसमेंट होता था। याद कर लीजिए, बात को समझिए अच्छी तरह से, आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब याद कीजिए, यहाँ पर क्या होता था फॉर्मूला, और यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर अभी आया था डी स्क्वायर क्यू बाई डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, या इसको छोड़ दीजिए, क्यू बाई एल सी आया था इक्वेशन सेकेंड, एक आया था इक्वेशन अभी डिराइव किए थे एल सी। और यहां पर आता था, याद कीजिए क्या इक्वेशन आता था, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, यहां पर माइनस के बाई एम आई इंटू एक्स होता था। इक्वेशन नंबर सेकेंड याद कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए मेरी बात को अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब अगर मिलाइएगा दोनों जगह, सिमिलरिटी मिलाइए, तो यहां पर एलसी ऑसिलेशन में जो चार्ज का काम होता है, वहां वो डिस्प्लेसमेंट का काम होता है। यहां जो करंट होता है, यहां वेलोसिटी होता है, याद कर लीजिए, क्योंकि आई बराबर डी क्यू बाई डी टी पढ़े हैं आप, और यहां पर वेलोसिटी बराबर डी एक्स बाई डी टी पढ़े हैं आप। तब तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा क्या, एक्स के बदले आ गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर एम जो है वो इंडक्टर का काम करेगा, यानी यहाँ जो इंडक्टर है इसके बदले मास आता है। मास को आप लोग कहते हैं इनर्शियल मास, इनर्शियल मास, इनर्शिया की बात करता है ये, यानी मास ही है जो इनर्शिया है, यानी कि इसको मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, यानी कि इसी ऑसिलेट करवा रहा है इसको। और आपको पता है इंडक्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। ये भी चेंज का विरोध करता है, याद कीजिए, चेंज का ऑलवेज विरोध करता है ये इंडक्टर, और मास भी ऑलवेज चेंज का विरोध करता है। जितना मान लीजिए ट्रक है, ट्रक को आप धक्का दिए जल्दी ढकलाएगा, आपसे नहीं ढकलाएगा। अगर इंडक्टेंस ज्यादा हो तो करंट को पार होने नहीं देगा, याद कर लीजिए, ये भी चेंज का विरोध करता है, चेंज नहीं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, लिख देगा एल इज नोन एज, 4 गो ऑप्शन, समझ रहे ना, या कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, दे देगा 4 गो ऑप्शन। तो यहाँ सी किसके बदले आया है,
तो यहाँ एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता था के, तो के आया है 1/c के बदले, आने की ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है 1 कैपेसिटेंस। तो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले भी बहुत बार पूछा है, जेईई में, नीट में भी पूछा है, और इस बार भी पूछेगा, हर हाल में पूछेगा आपसे। अब आपको ऑप्शन देखिए कैसे कैसे घुमाएगा, याद कर लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ एनर्जी का फॉर्मूला ये होता था, वहां एनर्जी का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता था, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर याद कर लीजिए। यहाँ पर एनर्जी का जो फॉर्मूला होता था, यहाँ पर लिख देते हैं, जगह खाली है, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होता था, याद कीजिए, Q के बदले टोटल एनर्जी का तो एम्पलीट्यूड हो जाता था, ए स्क्वायर होता था, हाफ के ए स्क्वायर। टोटल चार्ज देखिए, हाफ के बदले हाफ, और के बदले 1/c, यहाँ से प्रूफ हो रहा है, दोनों जगह से प्रूफ हो रहा है। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, ऑप्शन 4 को देगा, एल देगा, 1/l देगा, सी देगा, 1/c देगा। पूरा कंफ्यूजन स्टेट में रहेगा आपका ऑप्शन, समझ लीजिए। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया किसको कहते हैं, तो ऑप्शन 4 रहेगा, एल 1/l, सी 1/c। आपको खुद समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा यहाँ से। अब अगला आपको ये भी पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, कौन स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसमें भी वही 4 ऑप्शन रहेगा, एल 1/l, सी 1/c। आपको खुद याद रखना पड़ेगा स्प्रिंग कांस्टेंट कौन बिहेवियर को शो करता है, और इसको यहाँ पर कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। तो आप समझ लीजिए कि आपका 1/c होगा। तो ये SHM और यही LC ऑसिलेशन जो है आपका हमारे मॉडर्न लाइफ में बहुत बड़ा काम करता है आगे कम्युनिकेशन में, जो कि एक चैप्टर आप लोग को 12th और पढ़ाना बाकी रह गया है। कौन सा, सिर्फ आपका सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस, उसमें भी इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बात समझ लेते हैं अच्छी तरह से यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया 1/c, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, है ना। इसका अभी ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, लेकिन ट्रांसफार्मर पढ़ने के पहले 5 से 10 मिनट का टाइम देते हैं, ट्रांसफार्मर को एक बार पढ़ लीजिए एनसीईआरटी बुक या कॉपी में जो लिखा हुआ है, जो नोट्स दिए हैं, क्योंकि उसके बाद समझना आपको लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि छुट्टी के बाद कभी कॉपी नहीं उल्टे होंगे, है ना। तो 10 मिनट में फिर उसको हम पूरा समझा देंगे, ठीक है। तुरंत पढ़ा रहे हैं 10 मिनट में। देखिए ट्रांसफॉर्मर, है ना, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर देखिएगा। तो ट्रांसफार्मर क्या है, बहुत ही सिंपल एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यह क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इट इज यूज, इट इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज पोटेंशियल ऑफ AC यानी अल्टरनेटिंग करंट, DC का नहीं, सिर्फ AC का। इट इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज पोटेंशियल ऑफ AC, अल्टरनेटिंग करंट का, सिर्फ डायरेक्ट करंट का नहीं। देखिए कंस्ट्रक्शन इसका कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में जो होता है इसका बहुत ही सिंपल होता है। एक लोहे का रॉड होता है, लोहा का रॉड, एकदम 100% लोहा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन, इसको कोर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोर। कोर मतलब सबसे अंदर का पार्ट, बना किसका होता है, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट Fe का बना होता है।
और इसके ऊपर क्वाइलिंग किया जाता है, ऐसे क्वाइल, और एक तरफ से इनपुट दिया जाता है, मतलब एसी यहां से दिया जा रहा है, दूसरे तरफ जो है यहां से आउटपुट निकाला जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यह एसी इनपुट है, एसी जो है ये इनपुट का काम कर रहा है, और यहाँ एसी आउटपुट है, एसी आउटपुट है, आउटपुट है। यानी कहने का मतलब इनपुट का जो करंट का वायरिंग है वो आउटपुट के करंट के वायरिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, तब इसका करंट उसमें क्यों चला जाता है, ये अब सोचने वाली बात है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी यानी चेंज होते रहता है, यानी पोलरिटी प्लस माइनस चेंज होते रहता है। ये कभी प्लस होगा तो माइनस होगा, और जब ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा टर्मिनल। और 1 सेकेंड में हमारे इंडिया में ये 50 वाट्स होता है, यानी 50 हर्ज के फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट करता है। अब बताइए, यदि ये प्लस माइनस है तो करंट उस समय इधर से जा रहा होगा ऐसे ऐसे, और करंट यदि इस तरह से घूम रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जब पैदा होगा तो याद कीजिए इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। और सॉफ्ट आयरन ही क्यों डाले थे, क्योंकि याद कीजिए सॉफ्ट आयरन 100% मैग्नेटिक फील्ड को, जो मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऐसे निकलने की कोशिश करा वो मैग्नेटिक फील्ड कि हम बाहर निकल जाएंगे, तो बाहर निकलने नहीं देगा। सॉफ्ट आयरन 100% इस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे क्लोज लूप में घुमा देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब ऐसे सीधा नहीं निकलेगा, इसको घुमा देगा इसमें। और जब करंट इधर से घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर पैदा होगा, तो इसको भी इधर से ऐसे घुमा देगा। यानी अब आप सोचने पे मजबूर हो जाइए, क्या 1 सेकेंड में जब इसकी करंट का डायरेक्शन 50 बार बदलता है, कभी इधर से कभी इधर से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी जनरेट जो होगा कभी इधर से कभी इधर से। यानी कि 1 सेकेंड में 50 बार इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप बनाएगा, और इधर से फिर 50 बार बनाएगा। याद कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, बात को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। 50 बार इधर से 50 बार इधर से। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो देख लीजिए, बातों को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो अगर कोई परेशानी है तो बतलाइए। देखिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब इस लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड चला गया, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड था इस लूप में भी चला गया। और चला ही नहीं गया, अब यहाँ जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड गुने एरिया जो पहले पढ़ चुके हैं, इसमें चेंज भी करेगा। 1 सेकेंड में कितना बार, 50 बार फ्लक्स चेंज करेगा। और फ्लक्स चेंज करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़े हैं, -d∅dt। यानी कि आप बताइए इसके क्रॉस पोटेंशियल डेवलप होगा, और सर्किट में रेजिस्टेंस है तो करंट भी पैदा हो जाएगा। यानी इसका उसमें चला गया इफेक्ट, इस कॉइल से उस कॉइल। तो ये फ्राडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट था, याद कीजिए। एक कॉइल में जब करंट चेंज करता है तो दूसरे में करंट पैदा हो जाता है, ये था। तो ये भी किस पर बेस्ड है, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। याद कर लीजिए, ये भी म्यूचुअल इंडक्टेंस पर आधारित है। यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा, तब तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। याद कर लीजिए, इसका तब तो प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं। सिद्धांत किस पर ट्रांसफार्मर आधारित है, ये पूछेगा बोर्ड में, कंपटीशन में भी। इट इज based on Friday law of mutual inductance।
म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस याद कर लिए, फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पर आधारित होगा, या म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, है ना। अब इसमें 3 पार्ट हैं, एक कॉइलिंग इनपुट के लिए है, एक कॉइलिंग आउटपुट के लिए है, 2 हो गया, और एक आयरन का कोर है। इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, पीसी। पीसी मतलब प्राइमरी कॉइल, एससी मतलब सेकेंडरी कॉइल, एससी इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल, इसका नाम कोर हो गया। अब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों कॉइल जो होगा बना हुआ रहेगा आपका कॉपर का जनरली, क्योंकि कॉइल कंडक्टर ज्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर सहने की शक्ति भी ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा मटेरियल जो है कॉपर है जनरली, इसलिए कॉपर। सम टाइम एल्युमिनियम यूज करते हैं, लेकिन वो ट्रांसफार्मर बहुत ड्यूरेबल नहीं होगा, और वो सब आपका सिंपल सर्किट में यूज होगा। सिंपल सर्किट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला में। ऐसे 99% से ज्यादा 100% कह सकते हैं कि कॉपर कॉइल ही यूज होगा आपका हर हाल में, बाकी जगह जो ट्रांसफार्मर है। अब ट्रांसफार्मर लगा हुआ कहाँ कहाँ होता है, तो ट्रांसफार्मर आप रोड पर देखते होंगे, है ना, 11,000 से 220 वोल्ट में बदलने वाला एक है। आपके घर में मोबाइल चार्जर में ट्रांसफार्मर है, मोबाइल चार्जर में ट्रांसफार्मर है, आपके लैपटॉप के चार्जर में ट्रांसफार्मर है ना। आपके सीएफएल बल्ब जलाते हैं उसके अंदर ट्रांसफार्मर है, एलईडी बल्ब के अंदर ट्रांसफार्मर है, आपका इलेक्ट्रॉनिक चौक के अंदर ट्रांसफार्मर है। वहां छोटा ट्रांसफार्मर अकॉर्डिंग टू यूज आपका ट्रांसफार्मर। स्टेबलाइजर आपका ट्रांसफार्मर का रूप है, चाहे आप एसी चलाते हो या फ्रिज चलाते हो या फिर आपका टेलीविजन यानी टीवी चलाते हो, उन सभी स्टेबलाइजर में ये ट्रांसफार्मर होता है। और सिर्फ एसी में यूज होता है, बैटरी वाले सर्किट में ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता है। आपका इन्वर्टर में जो चार्जिंग के लिए लगा रहता है वहां ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर तो सभी जगह लगा हुआ, आपको बता ही दिए बहुत सारे एग्जाम्पल। अब प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल दोनों कॉपर का बना होगा, और आपका कोर जो है सॉफ्ट आयरन का ही बना होगा। अब ये रीजन समझना चाहते हैं ये सॉफ्ट आयरन का ही क्यों बना होता है, तो देख लिए ध्यान से। उसका रीजन ये है कि अगर दूसरा कोई मटेरियल लीजिएगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को उसमें पहुंचाने में असमर्थ रहेगा, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड को इस कॉइल में पहुंचाना है। तो सॉफ्ट आयरन जो है सबसे ज्यादा ताकतवर होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को 100% अपने अंदर समा सकता है, यानी अपने अंदर उसको कैप्चर कर लेता है। तो इसमें जितना भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा सब इसके थ्रू जाएगा, ऐसे घूम करके लूप बना लेगा। इधर से जनरेट होगा तो इधर से लूप बना लेगा, इसीलिए सॉफ्ट आयरन डाला जाता है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, तब फिर नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज बढ़ाने और घटाने में, पोटेंशियल उसी को कहते हैं। लेकिन यह सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट में यूज होगा, डायरेक्ट करंट में यूज नहीं होगा। इसका प्रिंसिपल है फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके पार्ट में मेनली 2 ही चीज होता है, इसको बढ़ा चढ़ा के 3 चीज लिख सकते हैं, इनपुट आउटपुट और कोर। बहुत सिंपल है, इसमें कोई मशीन रोटेटिंग फोटेटिंग वाला नहीं, सब स्टैटिक है, कोई इसमें रोटेशन नहीं है, सिर्फ एसी के लिए जो होता है। एकदम क्लियर कंसेप्ट है। कोई डाउट है तो बताइए। प्रियांशी, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नो सर। चलिए, समझ में आ गया है। तो अब आगे चलते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। ठीक है। देखिए, ये वो काम कैसे करता है उसको बात को समझते हैं। काम करते समय हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, और आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब क्या होता है उसका मीनिंग भी समझते हैं। लेकिन एक्चुअल में तो आइडियल ट्रांसफार्मर होगा नहीं, तो उसको फिर लॉस की भी बात करेंगे। लेकिन पहले आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है इसकी तो बात कर लें अच्छे से। देखिए, ट्रांसफार्मर की बात करते हैं।
किसका? ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, और आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? पहला कंडीशन ये है, टोटल आउटपुट फ्लक्स, आउटपुट फ्लक्स, या आउटपुट फ्लक्स नहीं लिखिए, सिंपल भाषा में उसको और सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड, magnetic flux associated with secondary coil, and जिसको SC बोले थे, must be equal to primary coil, जिसको PC कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, डेट इज प्राइमरी कॉइल में जितना फ्लक्स होगा उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में होगा। बात समझ लिए? तब तो आप कह सकते हैं ऐसा कि वोल्टेज डेवलप इन प्राइमरी कॉइल जो होगा डी फाई बाई डी टी जो होगा प्राइमरी कॉइल, और एक टर्न के लिए इतना, और नंबर ऑफ टर्न अगर एन है तो एनपी होगा प्राइमरी कॉइल का। इक्वेशन पहला। उसी तरह से अगर ईएस लिखिएगा सेकेंडरी कॉइल का तो एनएस होगा और डी फाई एस बाई डी टी होगा। लेकिन आपको पता है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है, तो जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कीजिएगा, एंड इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, तो आपको आ जाएगा ईपी बाई ईएस इक्वल टू हो जाएगा एनपी बाई एनएस। यानी कि यहां से ये पता चल गया कि पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न पर है। देख लिए ध्यान से, यहां से हमको यही पता चला। एक बात तो समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आपको याद करना है और बात भी ध्यान देना है कि आपका हर हाल में वोल्टेज जो डेवलप होगा किसी भी कॉइल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न के बराबर होगा। अब अगला दो कंडीशन है आइडियल ट्रांसफार्मर का। नो पावर लॉस, नो पावर लॉस, पावर लॉस नहीं होगा। डेट इज आप क्या कर सकते हैं, क्या पावर एसोसिएटेड इन प्राइमरी कॉइल इक्वल होगा पावर एसोसिएटेड इन सेकेंडरी कॉइल। यानी पावर जो होगा कहाँ, प्राइमरी कॉइल का पीसी का, वह हर हाल में पावर किसके बराबर होगा, सेकेंडरी कॉइल का। और पावर का फॉर्मूला वोल्टेज गुने करंट होता है, आपको पता है। अब वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल और करंट इन सेकेंडरी कॉइल। देख लीजिए ध्यान से। अब यहां से क्या होगा आप खुद सोचिए। अगर आप लिखते हैं ऐसे, यहां से मैं ऐसे कर देता हूं और यहां से भी ऐसे, आप लिखते हैं ईपी बाई ई एस, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, करंट में उल्टा हो जाएगा, आई एस बाई आईपी हो जाएगा, लेकिन एनपी बाई एनएस हो जाएगा। यानी कि आप यहां से एक बात और ध्यान से समझ गए हैं। वो क्या समझ गए हैं, ध्यान से समझ लीजिए। वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन करंट नंबर ऑफ टर्न के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट घटेगा ट्रांसफार्मर में। इस बात पर खासा ध्यान रखना है। ये दो आइडियल ट्रांसफार्मर का कंडीशन है। हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर, रियल ट्रांसफार्मर की नहीं बात कर रहे हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। कोई परेशानी है तो बोलिए,
क्योंकि इसके आधार पर अब ट्रांसफार्मर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं आप। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़े, कुछ पूछना है तो बोलिए। इन्हीं को भी कुछ पूछना है तो जल्दी से बतलाइए। तो आगे बढ़ जाते हैं, देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर। अब ट्रांसफार्मर इसके आधार पर दो तरह का होगा, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या क्या? स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। आखिर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी है ना। दो तरह का, कौन कौन? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, और एक होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर चलिए आप बताइए प्रियांशी, आप घर में ज्यादा करंट का यूज करते हैं नाम या वोल्टेज का? अगर कभी यूज बोलते हैं तो घर में सबसे ज्यादा बार किसका नाम सुने हैं, वोल्टेज का कि करंट का, कि दोनों बराबर बराबर सुनते हैं? बताइए। चलिए एक तो बोल रहे हैं वोल्टेज का, और नहीं बोलिएगा तो एक तो बताए हैं। देखिए वोल्टेज का ही ज्यादा नाम सुनते हैं, क्योंकि आप कहते होंगे वोल्टेज कम है इसलिए पंखा धीरे चल रहा है, वोल्टेज बहुत बढ़ गया है पंखा ऑफ कर दो, नहीं। तो यानी कहने का मतलब वोल्टेज, अच्छा माइक आपका काम नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं है। तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल ही ज्यादा यूज होता है। तो ट्रांसफार्मर को जो डिवाइड किया गया है ना, वो भी वोल्टेज के आधार पर डिवाइड किया गया है। जो वोल्टेज को बढ़ा दे वो स्टेप अप, और जो वोल्टेज को घटा दे वो स्टेप डाउन। बात समझ लीजिए हम क्या बोले, जो याद करने का टेक्निक अभी बताए थे। जिसका ज्यादा नाम सुने हैं उसी के नाम पर ट्रांसफार्मर यहाँ है। स्टेप अप यानी वोल्टेज बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन वोल्टेज घटाने वाला ट्रांसफार्मर। तो दोनों को जब डिफरेंस में चलेंगे तो बहुत सिंपल से हम लिख सकते हैं। अब पहला डिफरेंस वोल्टेज बढ़ाने वाला, तो इनपुट में देंगे कम, आउटपुट में लेंगे ज्यादा, यानी वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल मस्ट बी ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। इसका दूसरा टर्म, एक टर्म याद हो गया कि वोल्टेज जब बढ़ाएंगे तभी स्टेप अप कहलाएगा। तो एक बात तो और समझ में आ गया कि नंबर ऑफ टर्न जो होगा सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफार्मर में इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी कॉइल हर हाल में ज्यादा होगा, तभी स्टेप अप कहलाएगा। इसी से रिलेटेड तीसरा पॉइंट भी याद आ गया कि नंबर ऑफ टर्न और करंट में उल्टा रिलेशन होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ करंट इन जो होगा सेकेंडरी कॉइल वो कम जाएगा करंट इन प्राइमरी कॉइल्स। मतलब एक बात से तीनों बात याद कर लिए, देख लिए ध्यान से, लर्न करने का टेक्निक समझिए जरा। घर में सबसे ज्यादा किसके बारे में सुने हैं, तो वोल्टेज के बारे में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाएगा, वोल्टेज बढ़ाएगा, यानी आउटपुट का वोल्टेज ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ टर्न भी ज्यादा होगा और करंट कम होगा। स्टेप डाउन तो आपको पता है वोल्टेज घट रहा है, इसका मतलब वोल्टेज जो होगा प्राइमरी कॉइल में
वो ज्यादा हो जाएगा वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल से। इसका मतलब दूसरा पॉइंट भी आप लिखिएगा, नंबर ऑफ टर्न जो होगा प्राइमरी कॉइल में वो ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल से। तीसरा जब लिखिएगा, करंट जो होगा आपका प्राइमरी कॉइल में वो घट जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में करंट ज्यादा होगा, उसका उल्टा होगा। देखिए एक पॉइंट से सब याद हो जाएगा, 6 पॉइंट याद कर लीजिए, ध्यान से दिमाग में सेट कर लीजिए। हम क्या बोले थे कि घर में सबसे ज्यादा किस पर आपका डिस्कशन होता है, कौन सा नाम ज्यादा सुने हैं, तो वोल्टेज के बारे में। नहीं वोल्टेज बढ़ गया, वोल्टेज घट गया, है ना, वोल्टेज कम है, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, कभी करंट का नाम नहीं लिया जाता है। यानी कि स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाता है, स्टेप डाउन वोल्टेज घटाता है। और अभी जो फॉर्मूला पढ़े सो उनके अनुसार तीनों हो जाएगा। देखिए ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर गर्म होता है, हीटिंग इफेक्ट उसमें होता है। तो याद कर लीजिए हीटिंग इफेक्ट किस में ज्यादा होगा, जिसमें करंट ज्यादा होगा, क्योंकि करंट एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो हीटिंग इफेक्ट किस में ज्यादा होगा, तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट जो हो ज्यादा होगा प्राइमरी कॉइल में ज्यादा होगा, और इसमें किस में होगा, सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होगा। तो हीटिंग इफेक्ट को घटाना है तो रेजिस्टेंस को घटाना पड़ेगा, करंट तो सेम रह जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो करंट को घटाने के लिए वायर को मोटा लेंगे कि पतला लेंगे, तो रेजिस्टेंस घटाने के लिए वायर को मोटा लिया जाता है। क्या लिया जाता है, मोटा। जिधर करंट ज्यादा होगा उधर रेजिस्टेंस कम करना है, तो वायर को मोटा रखना पड़ेगा। यानी कि थिकनेस ऑफ वायरिंग जो करेंगे प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का, थिकनेस थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ कॉपर वायर लिख सकते हैं, सी यू वायर, थिकनेस ऑफ सी यू वायर इन किसमें, प्राइमरी कॉइल में ज्यादा होगा। इन प्राइमरी कॉइल मस्ट बी ग्रेटर देन सेकेंडरी कॉइल। किससे, सेकेंडरी कॉइल से। क्यों, आप समझ सकते हैं बात को हम क्या बोले हैं, क्योंकि मोटा वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, उस हीटिंग इफेक्ट घटाना है, और करंट जिसमें ज्यादा उसी में हीटिंग इफेक्ट घटाना है, क्योंकि नहीं तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा ट्रांसफार्मर जल जाएगा आपका। यानी कि तब तो इसका उल्टा लिखेंगे, इसमें अगर, तब क्या होगा, तो थिकनेस ऑफ कॉपर वायर जो होगा इसमें, थिकनेस ऑफ कॉपर वायर इन सेकेंडरी कॉइल मस्ट बी ग्रेटर देन क्या, प्राइमरी कॉइल। यानी कि समझ लिए बात को, किस बार, तब तो ट्रांसफार्मर जब आप खोल के देखेंगे ना तो आपको नजारा दिखेगा। क्या दिखेगा, जब ट्रांसफार्मर खोलिएगा किसी भी का इंस्ट्रूमेंट का, आपके पास चौक कॉइल होगा या फिर जो भी है, चार्जर खराब हो गया है उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर रहता है, उसको तोड़िए और धीरे धीरे उसके बाइंडिंग को निकालिएगा। जब बाइंडिंग निकालिएगा ना तो तार मोटा निकलेगा और पतला, दो तरह का तार निकलेगा। और आपके घर में जो ट्रांसफार्मर रहता है जो यूज करते हैं ना, सब जगह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में मोटा वायर किधर होगा, आप खुद सोचिए। सेकेंडरी कॉइल का वायर जो होगा मोटा होगा, तो सेकेंडरी कॉइल का वायर जब मोटा होगा तो समझ लीजिए कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल आपको अपने से समझ में आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट तो आप करके घर में आराम से देख सकते हैं, है ना। सभी सर्किट में ये इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होता है। तो ट्रांसफार्मर को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, चारों पार्ट याद करने का सबसे आसान तरीका बताए हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ऐसे मत लिखिएगा, लैंग्वेज लैंग्वेज में पूरा लिखना पड़ेगा। क्या, कि पोटेंशियल अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल मस्ट बी ग्रेटर देन पोटेंशियल अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। मतलब सिंबॉलिक नहीं, लैंग्वेज में इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसके बाद है आपका ट्रांसफार्मर भी दो तरह का होता है, एक सिंगल कोर ट्रांसफार्मर होता है
एक डबल कोर ट्रांसफार्मर होता है। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए, तो अब कुछ बातें और समझना है, उसको समझ लेते हैं। यही ट्रांसफार्मर है ना। देखिए, सिंगल कोर ट्रांसफार्मर, डबल कोर ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो डबल कोर ट्रांसफार्मर यही जो बनाए थे वो डबल कोर ट्रांसफार्मर था। ये डबल कोर ट्रांसफार्मर था जिसमें एक कॉइलिंग इधर दिए थे और एक कॉइलिंग इधर दिए थे। लेकिन सिंगल कोर ट्रांसफार्मर में एक ही मेटल का रॉड रहेगा, उस पर प्राइमरी कॉइल अंदर होगा और सेकेंडरी कॉइल बाहर होगा। ऐसे इसी पर डिराइव होगा लेकिन दोनों कांटेक्ट में नहीं रहेगा। कांटेक्ट से बचाने के लिए वायर को इंसुलेट करके लपेटा जाता है। जो लपेटेंगे ना इस पर, तो इंसुलेशन डाल करके, इंसुलेशन मतलब कॉपर के वायर जो रहेगा उसके ऊपर एक कवरिंग किया रहता है, जो पेंट का कवरिंग होता है, और वो बहुत तगड़ा कवरिंग होता है। क्या होता है, बहुत ही तगड़ा कवरिंग होता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही तगड़ा कवरिंग होता है वो, है ना। उस कवरिंग को मेंटेन करने के लिए उस पर एक पेंट किया रहता है ना। तो उसका यूज करते हैं कि शॉर्ट सर्किट ना हो। बात समझ सकते हैं, बात को अच्छी तरह से हम क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन एफिशिएंसी के बारे में अगर समझिएगा, तो ये कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, सिंगल कोर ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी ज्यादा होगा, क्योंकि इसे फ्लक्स लीक करने की संभावना बना हुआ रहेगा इसमें, जबकि फ्लक्स लीक करने की संभावना थोड़ा कम होगा। लेकिन लीक तो करेगा ही करेगा, है ना। तो इसके आगे हम लोग को वही देखना है, लॉस इन ट्रांसफार्मर। तो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर में क्या देखना है भाई, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, देखिए पहला लॉस क्या होगा, कॉपर लॉस, है ना। कॉपर लॉस, CU लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, तो याद कर लीजिए, एनर्जी लॉस, लॉस इन इन कॉइल ऑफ कॉपर, इसी को कॉपर लॉस कहते हैं। याद कर लीजिए, यानी कुछ भी कीजिए जो कॉपर में बाइंडिंग कीजिएगा उसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रह ही जाएगा। और यदि करंट फ्लो करेगा, इसमें आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से, H बराबर आई स्क्वायर आर टी जो फॉर्मूला आप पढ़े हैं उसके हिसाब से एनर्जी तो लॉस करवे करेगा। तो कॉपर के वायर में जो एनर्जी लॉस हो जाए उसको कॉपर लॉस कहते हैं। याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, कॉपर के वायर में जो एनर्जी लॉस हो जाए उसको कॉपर लॉस कहते हैं। ये लॉस को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लॉस तो होगा ही हीट के रूप में, इसे ट्रांसफार्मर थोड़ा बहुत गर्म तो होगा ही। जहां जहां क्वाइलिंग है वहां पर थोड़ा बहुत गर्मी तो निकलेगा ही, हीट के रूप में एनर्जी लॉस करेगा ही। दूसरा लॉस है आयरन लॉस, Fe लॉस। ये क्या होता है, एनर्जी लॉस इन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर मतलब क्यों बोले, क्योंकि कोर ऑफ ट्रांसफार्मर आयरन का बना होता है। तो इसमें एनर्जी लॉस कैसे होगा, इस बात को डिस्कशन कर लेते हैं। कैसे एनर्जी का लॉस होगा आप खुद सोचिए। तो इसमें जो एनर्जी का लॉस होगा, तो आप याद कीजिए वो एडी करंट पढ़े थे 6 नंबर चैप्टर में, एडी करंट डेवलप होगा, क्योंकि पूरा कॉपर के प्लेट में ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है समय के साथ साथ। तो एडी करंट भी जो होता है लॉस, वो ट्रांसफार्मर के लॉस के गुनाएगा, उसी को आयरन लॉस कहते हैं। यानी एडी करंट के चलते, एडी करंट, कौन करंट, EDDY आप पढ़ चुके हैं। एडी करंट के चलते जो एनर्जी लॉस होता है आपका किस में, आयरन के प्लेट में, जिसके चारों तरफ वायर को लपेटे हैं, कॉइलिंग किए हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी लॉस इन
कोर ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है उसको आयरन लॉस कहते हैं। आया समझ में। तीसरा, फ्लक्स लीकेज। देखिए कुछ भी कीजिए, थोड़ा बहुत तो फ्लक्स लीक करेगा ही। आप कुछ भी कर लीजिए, फ्लक्स लीक करेगा ही। तो ये ट्रांसफार्मर का ये सब लॉस है। क्या करेगा, फ्लक्स लीक तो करना ही है उसको हर हाल में। पांचवा, हिस्टैरिसीस लॉस। सॉरी, चौथा, हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा, याद कीजिए। सारा आयरन का डोमेन जब मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा तो इधर होगा, और जब इधर से आएगा तो इधर हो जाएगा। तो हिस्टैरिसीस लॉस में आप याद कीजिए, ये भी 5वां नंबर चैप्टर के इंड में पढ़ाए थे हिस्टैरिसीस लॉस। तो आफ्टर एक 1 साइकिल के बाद इसका एक ग्राफ बनता था, याद कीजिए हिस्टैरिसीस का। हम थोड़ा सा ग्राफ बना देते हैं। यहाँ पर करंट या आपका इंटेंसिटी होता था, इधर मैग्नेटिक फील्ड होता था, और तब ग्राफ होता था ऐसा, इसका याद कर लीजिए ऐसा, और फिर आता था ऐसा लौट करके, फिर ऐसा, और फिर इधर ऐसा, और फिर लौट के ऐसा, और फिर ऐसे चला जाता था। और तब इसको कहते थे हिस्टैरिसीस लॉस। और आप याद कीजिए सॉफ्ट आयरन का इसका एरिया कम होता है, तो सॉफ्ट आयरन डालेंगे सॉफ्ट आयरन ट्रांसफार्मर में तो हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। लेकिन यही हार्ड फेरोमैग्नेट डाल देंगे, हार्ड फेरोमैग्नेट, तो इसका एरिया बढ़ जाएगा तो एनर्जी लॉस बढ़ा देगा। यानी जहां जहां भी कॉइलिंग का कोर होगा वहां पर सॉफ्ट आयरन ही डाला जाता है, इसीलिए कि उसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। और भी लॉसेस है। ट्रांसफार्मर के बगल से जलेंगे तो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन, ह्यूमिंग कहते हैं उसको, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के कारण एनर्जी लॉस होगा। क्यों वाइब्रेट करेगा ट्रांसफार्मर, तो इसके अंदर जो डोमेन जो है ना, जब आपका बार बार ये अपना पोजीशन बदलेगा, मतलब रोटेशन शो करेगा, उसके चलते वाइब्रेशन होने लगता है। तो आपके घर में जब स्टेबलाइजर हो, उस पर थोड़ा हाथ रख के देखिएगा, तो उसके अंदर वाइब्रेट करता नजर आएगा। तो क्योंकि उसको हम लोग कहते हैं लॉस, यानी वो भी गर्म होता है। तो ट्रांसफार्मर में बहुत तरह से लॉस होता है, बात समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट है तब बोलिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और बाकी लैंग्वेज आप एनसीईआरटी बुक से भी लिख सकते हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए, है ना। देखिए एक बच गया ट्रांसफार्मर में, इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफिशिएंसी, इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। देखिए इफिशिएंसी की बात जब भी आएगी तो इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, हर एक चीजों की इफिशिएंसी होती है। जितना आपको दिए उसमें आप कितना काम किए, जैसे आज जितना पढ़ा उसमें कितना समझ में आया, ये आपकी इफिशिएंसी है कि कितना आप समझ लेते हैं। अगर 100% समझ में आ गया तो 100% समझ सकते हैं। लेकिन इफिशिएंसी में तब तो हर बार हम लोग यही लिखेंगे, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर का रेशियो होगा। देखिए यहाँ पर बात समझ लिया अच्छी तरह से, क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो हो जाएगा आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बात है। और अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ट्रांसफार्मर में इतना ही आपको जानना था और समझना था। अगर कोई डाउट है तो बोलिए ध्यान से, है ना। और नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। और एक बात और समझ लीजिए, प्रियांशी अब माइक ऑन हो रहा है, देख यस लीजिए, सर। बात समझ लीजिए। तो अब आपका कोई टॉपिक बचा हुआ है तो बोलिए, 12th में। नो सर, चैप्टर बस बचा है। एक चैप्टर बचा हुआ है आपका, कौन सा, सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर। डिवाइस। तो वो अभी चालू कर दें कि बाद में पढ़िएगा, ये बताइए आप पहले। सर बाद में। तो अभी क्या करना है डेली, सर रिवीजन।
रिवीजन नहीं, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन बताएंगे। यस सर। तो पहला चैप्टर का तो पूरा क्वेश्चन बता दिए थे, एनसीईआरटी पहला जो इलेक्ट्रोस्टैट का था। यस सर। तो कल कल इलेक्ट्रोस्टैट सेकेंड का पूरा क्वेश्चन बताएंगे, डाउट अपना कलेक्ट करके रखिएगा, फार्मूला याद करके। आप भी स्लो नहीं, पूरा डाउट जो भी है क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल से एनसीईआरटी का प्रॉब्लम चलेगा जब तक ये पूरा समाप्त नहीं होता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं।